अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटरप्राइज सिस्टम्स का लेक्चर नंबर 1। जो इसका लेक्चर नंबर 0 था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट, ये जो हमारा एंटरप्राइज सिस्टम था इसके रोड मैप के बारे में, और उसमें मैंने कम्प्लीटली आपको इसका रोड मैप जो था वो डिस्क्राइब किया हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख लें, लेक्चर नंबर 0 के नाम से है, आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 और हमारी आउटलाइन का भी जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हिस्ट्री। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके नाम से ही देखे जाहिर है कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हिस्ट्री, यानी कि इस दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट कब आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई और अब तक कहाँ तक ये चल रही है, इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक चल रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट वाइज भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में, इसकी अर्ली बिगनिंग्स की बात करते हैं तो 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलिन, ये दो जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंड किया था, यानी माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन थी, माइक्रोसॉफ्ट की जो बुनियाद रखी थी वो हमारे पास बिल गेट्स और पॉल एलिन ने रखी थी। इन्होंने क्या किया था कि अपना एक पहला प्रोजेक्ट जो कि अल्टियर 8800 माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MS डोज एंड अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सबसे पहले उनका एक प्रोजेक्ट आया था माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि MS डोज क्या था, हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी एक ऐसा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो था वो MS डोज के नाम से ही था, जो कि 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS डोज को लॉन्च किया था, जो कि हमारे IBM, हमारे जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उन सब के लिए एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे अब के ज़माने के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो विंडो के नाम से है, लेकिन सबसे पहले जो था वो MS डोज था, ठीक है। यानी जितने भी IBM, जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर थे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से रखा जाता था। तो 1985 में क्या हुआ कि एडवांसमेंट हुई, हमारे पास विंडो सिस्टम आ गया, यानी सबसे पहली जो विंडो लॉन्च हुई थी विंडो 1.0 वो हमारे पास 1985 में हुई थी। और ये हमारे पास बिल्कुल एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था जो कि हमारे पास MS डोस के टॉप पर रन की जाती है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी देखा अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब अपनी डिस्क को एंटर करते हैं, हम लोग अक्सर विंडो को हम USB के थ्रू या अपनी डिस्क के थ्रू जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डिस्क वाले एरिया के अंदर जो है वो अपनी डिस्क को रखते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ वहीं पे होती है कि हम अपनी जो विंडो है उसको हम लोग MS डोस के ऊपर ही रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्राफिकल यूज़र फेस इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा था, यानी जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये हमारे पास ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो यह हमारे पास विंडो 1.0 ने इस चीज़ को लॉन्च किया था। उसके बाद हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एडवांसमेंट हुई। 1990s में क्या हुआ कि विंडो 3.0 रिलीज़ हुआ था। अब इस विंडो में और पहली वाली विंडो में क्या फ़र्क है, पहली विंडो में सिर्फ आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखाई देता था, सिर्फ आपको एक स्क्रीन दिखाई देती थी। लेकिन जब विंडो 3.0 रिलीज़ हुई थी तो ये क्या हुआ कि इसने जो GUI था उसमें इम्प्रूवमेंट की थी। हमारे विंडोज़ का सबसे पहला वाइडली सक्सेसफुल वेरिएंट था हमारी विंडो 3.0। इसने क्या किया, GUI में इम्प्रूवमेंट की थी, और इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ इसने हमें जो मेमोरी मैनेजमेंट थी उसमें भी बेटरमेंट लेकर आया, यानी मेमोरी भी अच्छे से इसके अंदर जो थी वो बेटर तरीके से जो थी वो वर्क कर रही थी, हम मेमोरी को इजीली मैनेज कर पा रहे थे विंडो 3.0। फिर क्या हुआ कि 1995 में विंडोज़ 95 जो थी वो लॉन्च हुई। अब इस विंडो 95 में क्या हुआ कि हमारे जो ये वेरिएंट जो है ये भी उससे भी 3.0 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स जो थे वो इंक्लूड किए गए थे, जैसे स्टार्ट मेन्यू होता है, उसके बाद हमारे जो टास्क बार होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आपको नीचे सर्च बार, टाइम, डेट, ये सब कुछ नज़र आ रहा होता है, ये बेसिकली हमारा टास्क बार होता है। यहाँ पे हमने जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो नीचे जो है टास्क बार के अंदर हमें उसका हिंट दे रहा होता है कि आप लोगों का ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद हमारा स्टार्ट मेन्यू आता है। स्टार्ट मेन्यू किस तरह से आता है कि आपको एक विंडो टाइप की जो है ना वो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है वो आपको स्क्रीन बनी हुई नज़र आती है। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो आपको बताता है कि आपने अपने मेन्यू को कौन सा मेन्यू चूज़ करना है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्या था कि इस विंडो के अंदर जो है वो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की फैसिलिटीज़ भी आ गई थी। अब आपने देखा होगा हम लोग एज यूज़ करते हैं, ई लिखा होता है, गूगल की जगह पर ई लिखा होता था, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, यानी कि ये इंटरनेट सपोर्ट के साथ आया था, फुली इंटरनेट सपोर्ट के साथ।
तो ये हम लोगों ने बात की थी विंडोज़ की। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट टूल्स की, ठीक है। वो टूल्स जो हमारे जितने भी हमारी वेब ऐप्स हैं, जितने भी हमारी मोबाइल ऐप्स हैं, एंड्रॉयड ऐप्स हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपकी डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली ये डेवलपमेंट टूल्स कहलाते हैं। 1991 में क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहला डेवलपमेंट टूल लॉन्च किया था जो कि हमारा विजुअल बेसिक्स के नाम से था। अब इसके ऊपर क्या थी, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी हम लोग यूज़ करते थे। कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई भी ऐप डेवलप करनी होती थी तो हम लोग विजुअल बेसिक का ही यूज़ करते थे, और इसको लॉन्च किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। उसके बाद 1993 में क्या हुआ कि विजुअल C++ रिलीज़ हुई थी। इसके ऊपर हम लोग C++ प्रोग्रामिंग करते थे, जो कि हमारे जो जितने भी एनवायरनमेंट थे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थे, उनके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांजिशन टू .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। उससे डेवलपमेंट टूल्स के बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे .NET फ्रेमवर्क ट्रांजिशन हुई, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने जो विजुअल बेसिक्स था या जो भी .NEट फ्रेमवर्क था उसके अंदर एडवांसमेंट की, उसको जितनी भी डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट के जो प्लेटफॉर्म थे जैसे विजुअल बेसिक्स था, ये सारी कुछ, इन सब को उन्होंने शिफ्ट कर दिया .NEट फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। कब, 2000s में। फिर 2002 में क्या हुआ कि .NET फ्रेमवर्क 1.0 जो था वो रिलीज़ हुआ था। अब इसके अंदर हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, बेस क्लास लाइब्रेरी, ASP.NET जो हमारी वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिए है, जबकि ADO.NET जो हमारी डाटा एक्सेस फ्रेमवर्क के लिए है। अगर हम लोग इस सेमेस्टर के अंदर अपने ये जो एंटरप्राइज सिस्टम वाला जो है इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, तो देन हम लोग काफ़ी हद तक जो है अपनी वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और हम लोग अपनी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए हमें जो फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं उनके बारे में हम अच्छी खासी नाउ-हाउ ले सकते हैं। उसके बाद .NET फ्रेमवर्क की इवैल्यूएशन किस तरह से हुई, सबसे पहले तो ये 2000 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि जितने भी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे .NET फ्रेमवर्क के ऊपर शिफ्ट कर दिए गए हैं। 2002 में क्या हुआ कि जो फ्रेमवर्क था 1.0 .NET का वो रिलीज़ हुआ था, इसके अंदर कुछ फीचर्स आए थे। उसके बाद 2003 में इसको मज़ीद एवेलुएट कर दिया गया कि .NET फ्रेमवर्क 1.1 रिलीज़ हुआ था और इसके अंदर बहुत सारे सपोर्टेड फीचर्स जो थे वो इम्प्रूवमेंट के साथ आए थे। फिर 2005 में क्या हुआ कि .NET फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च हुआ था, जिससे हमारे पास जो भी हमारे ASP.NET 2.0 यानी ASP.NET क्या जो हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर इन्हेंसमेंट की गई थी। देन उसके बाद 2008 की बात करते हैं तो हमारे पास .NET 3.5 जो था वो रिलीज़ हुआ था और इसके अंदर हमारी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी जो थी और ASP.NET एजेक्स सपोर्ट के साथ ही आया था। यानी आप जो एजेक्स वाले प्रोग्राम करेंगे, जो ASP.NET वाले होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास 2008 में ये फीचर्स, ये सारी के सारी सपोर्टेड चीज़ें जो है ये इंक्लूड कर दी गई थी हमारे .NET फ्रेमवर्क 3.5 के अंदर। उसके बाद 2010 की बात करें तो 2010 में .NET फ्रेमवर्क का एक नया वेरिएंट रिलीज़ हुआ 4.0। इसमें हमारी पैरेलल प्रोग्रामिंग और इम्प्रूव्ड CLR फीचर जो थे वो, यानी CLR जो हमारी क्लास लैंग्वेज उसके अंदर जो थे, आप इसके अंदर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फीचर जो थे उनके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर दी गई थी। उसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट का मतलब है जो अब जो आगे आगे आते गए। 2012 की बात करते हैं तो .NET फ्रेमवर्क 4.5 रिलीज़ हुआ था, जिसमें सिंक प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग स्टैक जो है उस चीज़ों को इम्प्रूव किया गया था। उसके बाद 2014 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, .NET फ्रेमवर्क ख़त्म हुआ। .NET फ्रेमवर्क नहीं बल्कि अब .NET कोर जो है, फ्रेमवर्क की जगह पे अब .NET कोर जो है वो अनाउंस किया गया था। अब ये क्या था, ये हमें ओपन सोर्स, यानी अगर मैं लिनक्स की बात करती हूँ तो लिनक्स एक ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रेमवर्क जितने वो सारे के सारे ओपन सोर्स वर्जन में ही आते हैं। अब हमारे 2014 के जो .NET कोर था जिसको अनाउंस किया गया था उसके अंदर ये सारे फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद 2016 की बात करते हैं तो .NET कोर 1.0 जो थी वो रिलीज़ हुई थी, कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन विंडोज़, मैकओएस एंड लिनक्स प्लेटफॉर्म। जब .NEट कोर का मतलब ये है कि ये हमें ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब कि हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो विंडो है, चाहे वो मैकओएस है, चाहे वो लिनक्स है, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इनको रन कर सकते हैं, इनके लिए कैपेबल है। उसके बाद यूनिफाइड प्रोग्रामिंग की प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो 2020 में, यानी अब जो रिसेंटली क्या हुआ था कि .NEट
5 यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, .NET कोर, .NET फ्रेमवर्क, ये सारे के सारे को उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो था उन्होंने इसको डेवलप कर दिया, इन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहले तो हिस्ट्री चलती आ रही थी ना कि .NET अलग से है, फिर .NET फ्रेमवर्क की हिस्ट्री चली, फिर .NET कोर आ गया था, फिर अब क्या हुआ कि 2000 में उन्होंने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दिया। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सबको एक यूनिटी में रख दिया, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जहाँ पे ये सारे के सारे फ्रेमवर्क, सारे के सारे कोर फ्रेमवर्क, सारे के सारे वेरिएंट जो थे वो एक ही बड़े से क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने इसको रख दिया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हिस्ट्री हमारी आउटलाइन का सबसे पहला टॉपिक है, और मे भी हमसे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको इंपॉर्टेंट ना भी समझना चाहें तो ये जान लें कि अगर कोई भी हमसे, क्योंकि हम IT और CSS के स्टूडेंट हैं, तो अगर हम कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो था वो कब स्टार्ट हुआ और उसके कैसे कैसे आगे हिस्ट्री चलती गई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलिन ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो कि हमारे पास उन्होंने अपने सबसे पहला प्रोजेक्ट ही इस बारे में हुआ कि उन्होंने 880 माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर जो था उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS आया, उसके बाद फिर हमारी विंडोज़ आई, विंडोज़ के बाद फिर हमारे .NET फ्रेमवर्क आए, देन उसके बाद यानी विंडोज़ के बाद विंडो के डिफरेंट जो है वो विंडोज़ के वेरिएंट आए, फिर डेवलपमेंट टूल्स आए, डेवलपमेंट टूल्स के अंदर हम लोगों ने विजुअल बेसिक्स को पढ़ा, उसके बाद विजुअल C++ को पढ़ा, फिर हमारे फ्रेमवर्क आए। ठीक है, यानी जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। फिर इसी तरह से .NET फ्रेमवर्क के वेरिएंट्स आए, उनमें इवैल्यूएशंस होती गई। देन उसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट हुई कि .NET कोर आ गया। कोर के बाद क्या हुआ कि उन सब को उन्होंने यूनिफाई कर दिया एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको यूनिफाइड प्लेटफॉर्म कहते हैं, और अब भी हमारा यही यूज़ होता आ रहा है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।